वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट के बारे में। तो 1857 रिवोल्ट पार्ट 1 हम लोग ने पहले क्लास में कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 1857 रिवोल्ट 2 पार्ट 2 इसका। तो पहले इसके बैकग्राउंड में देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे वो इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर्स, और वो ये दिखा रहे थे वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे इंडिया में, पर उनका असली मकसद इंडिया में रूल करना था। तो ये आस्ते आस्ते इंडिया के जो राजा और रानी थे उनको समझ में आ गया कि वो इंडिया में आए हैं रूल करने के लिए, ना कि ट्रेड करने के लिए, कि वो अपने फोर्ट्स बना रहे थे इंडिया में हर एक जगह पर। तो हम देखेंगे इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश काफ़ी लड़ाई हुए थे, उनमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। और शायद चालाकी से जीते हो या फिर लड़ाई करके जीते हो, ज़्यादातर लड़ाई जो थे ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो ब्रिटिश का पूरा इंडिया में कंट्रोल बन गया था और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी लॉ बनाए थे जो इंडियन पे टॉर्चर करने के लिए बने हुए थे। ऐसे करके इन ब्रिटिश आर्मी में एक दिन एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया गया। ये एनफील्ड राइफल में ये था कि उसका जो बुलेट होता है उसका कवरिंग सुअर और गाय के चमड़े से बनी हुई है। तो जितने भी इंडियन आर्मी में सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि वो उस चमड़े को मुंह से अलग नहीं करेंगे, इसलिए रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। रिवोल्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बैरकपुर के 34th इन्फेंट्री के सिपाही जो थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने 2 सुपीरियर सर्जेंट पे अटैक कर दिया था और उनको गोली मारा था। इसके लिए मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी। जब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई तब रिवोल्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो बढ़ते बढ़ते 10th में 1857 को मेरठ में रिवोल्ट हुआ इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स में। इनमें ज़्यादातर ब्रिटिशर्स को मार दिया गया या फिर ऊपर छत से फेंक दिया गया, और जितने इंडियन आर्मी के पर्सनल जेल में उन्होंने बंद किए थे रिवोल्ट के लिए उनको फ्री कर दिया गया। जब वो फ्री हो गए तब वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली में वो 11th में को पहुंच गए थे और 12th मई को दिल्ली उन्होंने कैप्चर कर लिया था। दिल्ली कैप्चर करने के बाद उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर चूज़ किया था और उनको बोला गया था कि उनको लीड करने के लिए। पर बहादुर शाह 2 को पेंशन मिलता था ब्रिटिशर से और वो ब्रिटिशर के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। पर बहादुर शाह 2 को बहुत बोलने के बाद उनको सिपाही का स्ट्रेंथ दिखाने के बाद वो मान गए थे। तब उन्होंने अपने जनरल बख्त खान को बोला कि ये आर्मी रिवोल्ट लीड करने के लिए। हम लोग देखेंगे कि रिवोल्ट में कौन कौन से लीडर थे और उनका इसमें क्या क्या रोल था। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली। दिल्ली में जैसा कि आपको पता ही है बहादुर शाह 2 थे, उनके जनरल थे बख्त खान। बख्त खान लड़ाई में शहीद हो गए थे और ब्रिटिशर के तरफ से थे जॉन निकलसन और विलियम हॉडसन। इसमें से बहादुर शाह को पकड़ के फिर रंगून भेज दिया गया और बाद में बहादुर शाह की रंगून में ही मौत हो गई थी। लखनऊ में अगर हम देखें तो लखनऊ में लीडर थे बेगम हजरत महल और ब्रिटिश के तरफ से लड़ रहे थे कॉलिन कैम्पबेल। कॉलिन कैम्पबेल ने बैटल में जीत लिया और यहाँ पर लखनऊ में जो रिवोल्ट हो रहा था उसको कंट्रोल कर लिया। उस वक्त बेगम हजरत महल नेपाल चली। जब लड़ाई में देखा कि ब्रिटिश कंट्रोल कर ले रहा तब बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। कानपुर समझने से पहले ये समझ लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिशर्स का एक नियम बनाया हुआ था जिससे वो इंडिया के ज़्यादातर रीजन कंट्रोल कर पाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये लिखा था अगर कोई राजा के अपने बेटे नहीं होते तो फिर वो किंगडम चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। वो अगर किंग कोई अडॉप्टेड सन लेते हैं जो उनके बाद राजगद्दी संभालेंगे तो ये नहीं होगा और तब भी शासन चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। यही प्रॉब्लम था कानपुर में। नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे बाजीराव 2 के, उनको गद्दी नहीं मिल रहा था, यानी कि उनको अपने पिता बाजीराव 2 के बाद पेशवा होने के परमिशन नहीं दी जा रही थी ब्रिटिशर के तरफ। और ब्रिटिशर बोल रहे थे ये लॉ के खिलाफ है और अगर नाना साहेब राजा बन गए या फिर पेशवा बन गए तो फिर वो उन पे अटैक कर देंगे। और नाना साहेब का असली नाम था धोंदू पंत। इंडिया के तरफ से जैसे नाना साहेब लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटिशर के तरफ से लड़ाई कर रहे थे कॉलिन कैम्पबेल। लड़ाई काफ़ी कॉलिन कैम्पबेल के कंट्रोल में आ गई। तब नाना साहेब बोला जाता है कि इंडिया के किसी गांव में जाके छुप गए और वहीं पे उनका मौत हो गया, या फिर बहुत सारे किताब में ये भी लिखा गया है कि वो नेपाल चले गए थे और नेपाल में एक शेर ने उन पर अटैक कर दिया था और वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। फिर पढ़ेंगे ग्वालियर के बारे में।
नाना साहेब जब कॉलिन कैम्पबेल से हारने लग गए थे, तब नाना साहेब ने अपने आर्मी के जनरल तात्या टोप को बोला था कि और भी आर्मी या फिर किंग को अपने साथ करने के लिए, ताकि वो ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर पाए। इसलिए तात्या टोप गए थे मानसिंह के पास कि मानसिंह उनको सपोर्ट करे तात्या टोप को, पर मानसिंह ने ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल रहे और तात्या टोप को बिट्रे करके तात्या टोप को पकड़ा दिया, ताकि ब्रिटिशर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट और सपोर्ट दे। वो जनरल थे इन द आर्मी ऑफ नाना साहेब और तात्या टोप का असली नाम था रामचंद्र पंडूराम। फिर हम लोग देखेंगे झांसी। झांसी जैसे कि आपको पता ही होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने काफ़ी ब्रेव हार्ट से लड़ाई किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उनकी जो शादी हुई थी वो हुआ था गंगाधर राव से, पर गंगाधर राव की मौत हो गई थी इससे पहले कि उनके कोई बेटे हो पाए, तो उन्होंने सन अडॉप्ट किया था जिनका नाम था दामोदर राव। पर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ब्रिटिशर ने ये नियम बनाया था कि कोई भी अडॉप्टेड सन जो है वो किंग नहीं बन सकता और उस रीजन का मालिक नहीं बन सकता। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने फाइट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो जनरल थे आर्मी के, उनका नाम था ह्यू रोज। जब ये करीब करीब समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से इंडियन आर्मी पे कंट्रोल कर लेंगी, तब रानी लक्ष्मीबाई को बोला गया था कि वो बैटलफील्ड से हट जाए और अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए बैटलफील्ड छोड़ दे। पर रानी लक्ष्मीबाई को ये मंजूर नहीं था और रानी लक्ष्मीबाई बाद में बैटलफील्ड में शहीद हो दिया। उस वक्त ह्यू कमेंट करता है कि अगर 1857 रिवोल्ट में कोई रियल लीडर था जिन्होंने ब्रिटिश को चैलेंज किया था, वो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई थी। फिर हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। बिहार में बाबू कुंवर सिंह जो कि एक ज़मींदार थे, वो ब्रिटिशर के खिलाफ गए थे। ये एकमात्र और बहुत ही कम बोल सकते ज़मींदार ऐसे थे जो ब्रिटिशर के खिलाफ गए थे। अगर आप देखें तो ब्रिटिशर ज़मींदार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसका मेन रीज़न था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक टैक्स सिस्टम होता है जिसमें फार्मर से टैक्स लिया जाता है। इसमें जो ज़मींदार होते हैं वो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर वो टैक्स जाता है ब्रिटिशर्स के पास, पर टैक्स का एक पोर्शन ज़मींदार अपने पास रख लेते हैं। इसके लिए आप लोग देखेंगे कि फार्मर्स से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे ज़मींदार। मान लीजिए फार्मर्स अगर 100 रुपीज़ टैक्स दे तो फिर 10 रुपये जाता था ज़मींदार के पास और 90 रुपीज़ जाता था ब्रिटिशर्स के पास। यही ज़मींदार अगर अत्याचार करके फार्मर से 200 रुपये ले तो फिर ज़मींदार के पास जाता है 20 रुपये और ब्रिटिशर्स के पास जाता है 180 रुपये। तो इसीलिए ज़मींदार फार्मर्स पे काफ़ी अत्याचार करते थे और फार्मर्स जब कंप्लेन करते थे ब्रिटिशर्स को ज़मींदार के खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स हमेशा ज़मींदार या फिर मनी लेंडर, एरिस्टोक्रेट जो भी होता था उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि ज़मींदार जो टॉर्चर करते थे फार्मर्स को, उनमें उनका भी फ़ायदा होता था। बाबू कुंवर सिंह बहुत कम ज़मींदार थे जो ब्रिटिशर के खिलाफ गए थे, उनमें से एक थे। और ब्रिटिशर जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई किया था उनका नाम था विलियम टेलर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बाबू कुंवर सिंह ने काफ़ी सफल हुए थे और काफ़ी लंबे टाइम तक बिहार का एरिया कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स से। यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है अगर पूरे इंडिया में ज़मींदार और फार्मर्स एक साथ हो जाते तो फिर ये 1857 रिवोल्ट शायद हम लोग बहुत पहले इंडिपेंडेंस मिल जाता। बरेली में थे खान बहादुर खान और राजस्थान में थे हरदयाल सिंह। इलाहाबाद की बात अगर किया जाए तो फिर इंडिया से लड़े थे लियाकत अली और ब्रिटिशर में फाइट किए थे नील। 1857 रिवोल्ट में इंडिया डिफीट हो गया था और ब्रिटिशर्स अपना रूल एक्सटेंड करना पॉसिबल हो गया था उनके लिए। तो इसके कुछ रीजन और फेलियर देखेंगे क्यों हम लोग सफल नहीं हुए थे। पहला है लिमिटेड स्प्रेड। जो लड़ाई हुआ था वो इंडिया के मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट, कुछ ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट कुछ इन्वॉल्व था, पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ पार्ट और साउथ मिडिल इंडिया ये सब इन्वॉल्व नहीं था। तो हम लोग देखेंगे इसका स्प्रेड जो था लड़ाई का वो काफ़ी लिमिटेड था और होल इंडिया में इसका स्प्रेड नहीं हुआ था। दूसरा हम लोग देखेंगे नो कैपेबल लीडर्स। अगर आपको याद है कि बहादुर शाह 2 लड़ाई करना नहीं चाहते थे और काफ़ी उनको कन्विंस करने के बाद बहादुर शाह 2 ने आखिर तक बोला कि वो लड़ाई करेंगे और लड़ाई में भी वो उतना पार्टिसिपेट नहीं किए थे और अपने आर्मी जनरल बख्त खान को लीड करने के लिए बोले थे।
बाकी अगर ब्रिटिशर्स की देखा जाए तो वो बोले थे कि रानी लक्ष्मीबाई छोड़ के कोई असली थ्रेट नहीं था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। फिर देखेंगे लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्स में हम देखेंगे इंडियंस में जो लड़ाई करते थे वो ज़्यादातर अपने तलवार और ढाल का यूज़ करते थे, और ऑपोजिट साइड में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स अपने गन्स और एम्यूनिशंस, एडवांस टेक्निक ये सब का यूज़ करके लड़ाई करते थे, तो रिसोर्सेस भी काफ़ी लिमिटेड थे। लेस इंडियंस की बात की जाए तो यहाँ पर दो टाइप के हैं। एक तो है आपके जमींदार, मनी लेंडर, एरिस्टोक्रेट, ये सब है अमीर लोग, और दूसरे हैं आपके लिटरेट, हाईली एडुकेटेड लोग। हाईली एडुकेटेड लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश इंडिया में आई है तो इंडिया की भलाई के लिए, और इसलिए वो ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं जाते थे। जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब लाइन बनाया गया था ताकि इंडिया का और भी अच्छा हो पाए। तो अगर हम देखेंगे कि रेलवे और टेलीग्राफ बनाया इसलिए गया था ताकि ब्रिटिशर जो इंडिया का कच्चा माल है उसे पोर्ट तक ले पाए, और पोर्ट से वो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूज हो पाए। और अगर देखें वुमेन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने जो स्टेप लिए थे, उनके लिए भी जो एजुकेटेड लोग थे उनको सपोर्ट करते थे। वुमेन एजुकेशन, ये सही बात है कि इंडिया में वुमेन को बहुत दबाया गया और हर टाइम ट्राई किया गया उनको सोशल स्टेटस में नीचे रखने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने वुमेन को सपोर्ट करने के लिए किया है कुछ। अगर आप देखेंगे जो सती बैन किया गया था या फिर विडो डीमैरिज किया गया था, वो सब इसलिए किया गया था कि वो समझते थे ये सती और विडो डीमैरिज हमारे कल्चर का एक पार्ट है और वो हमारे कल्चर को नीचा दिखाना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने ये सब बंद किया था। अगर वो सोशल इवेंट्स जो समाज की बुराई है उन्हें अलग करना चाहते हो तो कभी नहीं, ये उनका ट्राई कभी नहीं था। जैसे हिंदू और मुस्लिम में डिफरेंस करना, डिवाइड एंड रूल करना, ये सब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। फिर हम लोग करेंगे नो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ फ्रीडम। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो लड़ाई हुआ था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हटाने के लिए हुआ था। कुछ अपने विलेज के पावर के लिए किए थे कि विलेज में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, और ज़मींदार जैसे बाबू कुंवर सिंह ने लड़ाई किया था कि उनके विलेज और उनके गांव में रहने वाले आदमियों पर टॉर्चर ना हो, इनके लिए लड़ाई किए थे उन्होंने। और कुछ ने लड़ाई किया था पावर पाने के लिए ब्रिटिशर्स से, ताकि और भी पावर मिल पाए, इसलिए ब्रिटिशर के खिलाफ स्ट्रगल किया था। तो हम लोग देखेंगे कारण तो बहुत सारे थे, पर कोई एक कारण नहीं था जिसके लिए सभी एक साथ लड़ाई करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या था। 1 नवंबर 1858 को ये पूरा रिवोल्ट बंद कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से हटा दिया गया, और इंडिया डायरेक्टली आ गया ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी या फिर इंडस्ट्री थी और ब्रिटिश एक कंट्री थे, पूरा एक कंट्री। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया पे जो टॉर्चर हो रहा था, इनह्यूमन टॉर्चर, और इंडिया को दबाया जा रहा था और इंग्लैंड को ऊपर उठाया जा रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने ये बंद किया। पर ब्रिटिशर्स जब इंडियंस पे टॉर्चर करने लगे तब वो लॉ का यूज़ करने लगे और खुद को दिखाने लगे कि वो बहुत ही सही काम कर रहे और जो भी काम कर रहे वो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत जगह पे लड़ाई हुआ था, इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। इंक्लूशन इन द आर्मी डिक्रीज्ड। पहले जो रेशियो होता था इंडियन आर्मी में वो 5:1 का होता था। 5 का रेशियो होता था इंडियन सिपर्स और 1 का रेशियो होता था ब्रिटिश सिपर्स। पर ये सिपर रिवोल्ट के बाद वो चेंज करके 2:1 कर दिया गया, जहाँ पर 2 का रेशियो रखा गया इंडियंस का और 1 का रेशियो रखा गया ब्रिटिशर्स का। इंडिया में जहाँ जहाँ रिवोल्ट हुए थे, जैसे कि मेरठ, अवध, फिर बैरकपुर, ये सब जगह से इंडियन आर्मी के पर्सनल कम लेने गए, और जहाँ जहाँ रिवोल्ट नहीं हुआ था या फिर शांत थे या फिर उनको सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को 1857 रिवोल्ट के दौरान, उनसे ज़्यादातर लिए गए आर्मी। मुगल रूल एंडेड। जैसा कि आपको पता ही होगा, बहादुर शाह 2 को रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर उनका मौत हो गया। तो बहादुर शाह 2 के रंगून जाने के साथ ही मुगल रूल जो है इंडिया में एंड हो गया और ब्रिटिश क्राउन आ गया। वॉर नेम्स। अब डिफरेंट लेखक ने अलग अलग नाम दिया इस लड़ाई को। एली रीस ने बोला है कि दिस इज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो इंडियंस जो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने टॉर्चर किया, उनका पावर ले लिया, उनको स्लेव बना के रखा, इसके लिए जो लड़ाई कर रहे थे, इसको एली रीस ने दिखाया कि ये सब के खिलाफ लड़ाई नहीं था, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक लड़ाई था।
टी.आर. होम्स ने यहाँ पर बोला है कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस। सिविलाइजेशन से यहाँ पर टी.आर. होम्स का मतलब ब्रिटिशर्स से है और बारबेरियंस का मतलब टी.आर. होम्स का इंडियंस है। तो अकॉर्डिंग टू टी.आर. होम्स सिविलाइजेशन वो लोग हैं जो अपने देश से दूसरे कंट्री पे आते हैं, उनके वो ट्रेड करते हैं, उनके धोखे से उनका कंट्री छीनते हैं, उन पे टॉर्चर करके उनका कंट्री बर्बाद करके अपना बर्फ से ढका हुआ कंट्री को संभालते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाते हैं, सिर्फ दूसरे कंट्री के खून पसीने से वो कंट्री सिविलाइज है। और बारबेरियंस है जिसकी सबसे दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता है, जो पूरे वर्ल्ड में जब दुनिया पूरे हर्ट्स में और विलेजेस में रहती थी और उन्होंने अपने ब्रिक सिस्टम, अपने ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ बनाया था, उनको यहाँ पर टी.आर. होम्स ने बारबेरियंस बोला है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जेम्स आउटरम के बारे में। जेम्स आउटरम ने यहाँ पर बोला है मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स हमेशा चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करना, तो ये भी उसी का पार्ट था। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मुस्लिम्स का पहले इंडिया में कंट्रोल था मुगल के तरफ से, तो वो चाहते थे फिर से ब्रिटिश को हटा के मुगल का कंट्रोल इंडिया में वापस लाने के लिए, इसलिए यहाँ पर बोला गया है मुस्लिम्स कॉन्स्पिरेसी। आर.सी. मजूमदार का जो स्टेटमेंट है वो सब लॉन्ग आंसर के लिए आता है, पर हम लोग एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे। आर.सी. मजूमदार ने कहा था विरोध ना ही तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्र के लिए लड़ाई थी। तो इस सेंटेंस 3 पार्ट्स है, वो हम लोग एक एक पार्ट करके देख लेंगे। पहला है विद्रोह ना तो पहला था। अगर विद्रोह के बारे में देखा जाए तो फिर इससे पहले भी ब्रिटिश के खिलाफ डिफॉल्ट किया था फार्मर्स ने, फिर आपके ट्राइबल लोगों ने काफ़ी डिफॉल्ट किया था, तो ये पहला डिफॉल्ट नहीं था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सेकेंड पार्ट है ना ही ये राष्ट्रीय था। तो आपने जैसे देखा कि साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सब 1857 के रिवोल्ट में पार्ट ही नहीं लिया था, और काफ़ी इंडियंस भी ऐसे थे जो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ये किसी भी तरीके से नेशनल लेवल का रिवोल्ट नहीं था। और तीसरा हिस्सा है ना ही ये स्वतंत्र के लिए लड़ाई थी। तो आपने देखा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अपने विलेज के लोगों के लिए पावर, खुद के लिए पावर पाने के लिए काफ़ी ये लड़ाई हुआ था, और ये किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई नहीं था, अकॉर्डिंग टू आर.सी. मजूमदार। फिर वी.डी. सावरकर ने ये बोला कि 1857 का रिवोल्ट जो था वो इंडिया फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 रिवोल्ट में जो हुआ था वो पहला रिवोल्ट ऐसा था जो ब्रिटिश को चैलेंज किया था इंडिया में। फिर हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे जो हम लोग 1857 रिवोल्ट के से पता चलता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आपको दिखाई होगा हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ लड़ाई किए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एक तरफ जहाँ पर बख्त खान, लियाकत अली और खान बहादुर खान जैसे लीडर्स थे, दूसरे तरफ नाना साहेब, तात्या टोप, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर्स थे जो ब्रिटिश को इंडिया से हटाना चाहते थे। दुनिया को पहले लगता था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया में आए हैं इंडिया की भलाई के लिए, और इंडियंस भी चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे और इंडिया का तरक्की हो। पर 1857 के रिवोल्ट के बाद सबको, पूरे दुनिया को ये पता चल गया कि ब्रिटिशर्स इंडियंस पे कितना टॉर्चर करते हैं, और इंडियंस कभी नहीं चाहता कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे, और ब्रिटिशर्स को वो हटाना चाहते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए जो भी रिवोल्ट हुआ, जो भी नेशनलिज्म इंडिया में फैला, वो सब फैला था 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 के रिवोल्ट से बहुत जन को इंस्पायर किया, और जितने लिटरेट थे वो भी समझ पाए थे कि ये जो हो रहा है ब्रिटिशर्स, वो सब इंडिया में इंडिया की भलाई के लिए नहीं बल्कि इंडिया की बुराई के लिए आए थे। तब लिटरेट लोग अपने बहुत सारे कमिटीज और पार्टीज बनाने लगे। बाद में हम लोग देखेंगे जो कांग्रेस भी बना था, और सबको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स को हटाना होगा। तो 1947 तक जितना भी लड़ाई हुआ था ज़्यादातर इंस्पायर किया था आपके 1857 के रिवोल्ट ने। एक फेमस बात है कि आइडिया कैन नेवर डाई। इसका मतलब है एक सोच कभी नहीं मर सकता। जो इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ, वो एक आइडिया, वो एक सोच निकाल के दिया था 1857 में जितने भी शहीद हुए थे, और वो 1947 में जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब तक वो सोच कंटिन्यू हुआ था इंडिया में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर आप इंडियन रिवोल्ट के बारे में 1857 रिवोल्ट पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए।
और 1857 रिवॉल्ट को छोड़ के बाकी जो इंडियन चैप्टर्स इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग ने कंप्लीट किए वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।